just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. Hello. So good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So कैसे हैं बच्चा पाड़ी आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। आज हम लोग अपनी आईएससी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। इसके पहले आपने मेरे से वन शॉट वीडियो पढ़ लिया है डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एंड साथ ही साथ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का भी। अगर तुमने अभी तक ये वाले वन शॉट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इनकी प्लेलिस्ट का एक्सेस आप ले सकते हैं। बाकी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ स्पार्टन्स के बैच में लाइव पढ़ सकते हैं और इस बैच के अंदर हम आपको 3 बुक सेट्स एंड 2 माइंड मैप्स घर पर डिलीवर करने वाले हैं। एंड अगर आपका मकसद है कि भाई मेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन भी पढ़ना है, साथ साथ मेरे को बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी क्लियर करने हैं, चाहे जेवीएस, चाहे सीयूटी, चाहे आईपी मैट, तो आप हमारे साथ फतेह के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। याद रखना, फतेह के कोर्स में हम आपकी तरफ आपको 10 बुक सेट्स घर पर डिलीवर करते हैं, तो इसीलिए फतेह का कॉस्ट 15,000 रुपीज है। साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। क्यों डाउनलोड करना है एप्लीकेशन? बिकॉज हर YouTube वीडियो के बाद मैं स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं जो इस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बच्चे पाड़ी करते हैं चैप्टर की शुरुआत। और सबसे पहले ही जिस टर्म का हम लोग आज मीनिंग जानने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, बेटा उस चीज को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इसी से निकलकर बहुत सारे टर्म्स आएंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या हो गया? वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोले तो क्या? वो क्वांटिटी जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। तुमको इक्विलिब्रियम मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर सिंपल सा है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई साइड बराबर होती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यही डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर लिखा भी है। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? अभी मैंने बताया, वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। तो देखो भैया, द प्राइस एट विच क्यूडी इज क्वांटिटी डिमांड, क्यूटी नहीं है बे, ठीक है ना, क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम प्राइस को समझने के लिए ना तुम्हें डिमांड साइड पता होना चाहिए और सप्लाई साइड पता होना चाहिए। अब डिमांड साइड क्या है आओ जरा देखो। Buyers demand a commodity because it possesses utility. That is, it has power to satisfy their wants. A consumer is ready to pay price for a good because it gives him utility. अब बात समझना कि एक बायर को सामान चाहिए इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर सामान, वो पर्टिकुलर कमोडिटी बायर को एक सेटिस्फैक्शन, एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए बायर पैसा देने को तैयार होता है। सप्लाई साइड को आओ समझते हैं। Goods are supplied by producers or sellers. Sellers aim at earning profit. Therefore, they would like to charge as high as possible. On the contrary, जो सप्लायर है वो क्वांटिटीज को सप्लाई करना चाहेगा। वो सोचेगा जितना ज्यादा प्रॉफिट बन सके उतना बढ़िया, इसलिए वो सोचेगा सामान को महंगे से महंगा बेचे। अब जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वेट होंगी उसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? हालांकि तुमको ये टॉपिक अभी डायग्राम के माध्यम से ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बच्चा पार्टी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो ये जब भी तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठना, बिकॉज उसके बगैर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अभी इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में बताया, फिर से बताते हैं भैया। इट इज अ प्राइस एट विच कंज्यूमर्स विलिंग टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। उतना ही क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, द सेलर्स बेचना चाहता है। द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जितनी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस पर बाय और सेल होती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। अब एक शेड्यूल बना रहे हैं और इस शेड्यूल को समझते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे,
मार्केट पोजीशन क्या होगी और इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होने वाला है। चलो ये ग्राफ मेरे साथ साथ सब बच्चे देखो। जब प्राइस 1000 है तब डिमांड 30 है और सप्लाई ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। ईएस को एक्सेस सप्लाई बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले लोग कम है। आगे देखो 900 का जब प्राइस हुआ, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है। फिर 800 पर आओ, जितना डिमांड उतना सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है ना। अगला अभी क्या है, 700 प्राइस पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इसे हम बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। अगेन डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ये भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा। अब अगर तुम समझो कि जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट में ऑलरेडी माल नहीं बिक रहा है, तो प्रोड्यूसर्स को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। मतलब एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स अपना प्राइस कम करेंगे सो दैट इकोनॉमी में उनका सामान बिकने लगे और वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। और जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी तब कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो बेस्ट सिचुएशन है। और ऑन द कॉन्ट्री, जब बेटा डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स को अपना प्राइस बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनका सामान मार्केट में शॉर्टेज पर चल रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात बच्चा पाड़ी? अब इसी चीज को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझने जा रहे हैं। तुम वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से जाओ, पेन पेंसिल निकालो, कॉपी निकालो और मेरे साथ ग्राफ बनाओ। ठीक है ना? ठीक है ना? सब लोग पेन पेंसिल से रेडी हैं? आओ भाई बनाते हैं। यहां लिखते हैं प्राइस और यहां लिखते हैं क्वांटिटी। अब बेटा जी ये हमारा डिमांड कर्व है, सभी लोग बनाओ। ये हमारा सप्लाई कर्व है। जहां पर डिमांड और सप्लाई कट करती है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जिस प्राइस पर कट करती है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। ठीक है बच्चा पाड़ी? और जिस क्वांटिटी पर कट करती है उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। अब इसके आगे की सिचुएशन समझते हैं। ये वाली सिचुएशन क्या है? इस सिचुएशन पर देखो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो दिस इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। इसका प्राइस मार्क कर देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया। सिमिलरली अगर यहां पर सिचुएशन देखो, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेस डिमांड। समझ में आ रही है ना बात? इसको P2 बोल दिया, इस पॉइंट को G और इस पॉइंट को H बोल दिया। सब बच्चों को बनाना आया ये ग्राफ? कोई इशू तो नहीं है? इक्विलिब्रियम कहां पर है, एक्सेस डिमांड कहां पर है, एक्सेस सप्लाई कहां पर है, सबको क्लियर हो गया ना भाई? चले बढ़े आगे। एक सेकंड बच्चे पार्टी, चलो 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 फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सिचुएशन कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या आता है। तो अभी तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पढ़ना ही है पूरा कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, लेकिन उसके पहले एक टर्म आता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं क्लियरली मेंशन करके तुम्हें बता रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इट इज द वन when displaced due to some small disturbance bring forces in operation which restores the initial equilibrium position। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस इक्विलिब्रियम को अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी किया जाए तो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई इसको वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे ले आते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जो ऑटोमेटिकली अपने आप को इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर ले आए उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। चल भाई बढ़ते हैं आगे। और अब हमें आपको बताते समय खुशी हो रही है कि ज्यादा ग्राफ नहीं पढ़ने, केवल 18 केसेस हैं। और ये 18 केसेस अगर आपको याद रह गए तो आपसे कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं होना है, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आना ही आना है भाई। ठीक है ना? तो ये कुछ 18 केसेस हैं, एक एक करके सारे केस को निपटाने वाले हैं। पहला केस क्या कहता है? पहला केस बोल रहा है बच्चा पार्टी कि डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अभी तुम टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान दो। इफेक्ट ऑफ चेंजेस या शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी।
मतलब डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या चेंज आ रहा है, तुम्हें यह पढ़ना है। तुम्हें अब समझ में आया चैप्टर है क्या बेटा? ठीक है, एक एक करके सारे केसेस को निपटाएंगे, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे और आराम से इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। पहला केस क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, अब तुम्हें एक बात तो यहां से पता चल गई कि अगर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो वो अपने राइट साइड पर इंक्रीज करते हैं। हमारे साथ आपने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है। अगर सप्लाई और डिमांड डिक्रीज करते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना? चलो भैया, ये बात तो बेसिक सी पता होगी ना। यहां पे प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी। दिस इज डिमांड, पहले तो आप ये कर्व आराम से बना लो। दिस इज सप्लाई एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। अब मेरी बात समझना, क्या बोल रहा है? डिमांड इज कांस्टेंट, मतलब डिमांड पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बोला है सप्लाई इंक्रीज कर रही है। सप्लाई किधर इंक्रीज करेगी? राइट साइड पर इंक्रीज करेगी ना। ये नया सप्लाई आ गया, अभी नया इक्विलिब्रियम ये आ गया ई डैश, नया प्राइस पी डैश, प्राइस फॉल हो गया और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। इसका कंक्लूजन लिखना भी तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, पी से पी डैश की तरफ हो रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी कहां जा रही है? क्यू से क्यू डैश की तरफ शिफ्ट हो रही है। थर्ड पॉइंट, एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, किस साइड? राइट साइड, तो डाउनवर्ड राइट। ये तीन कंक्लूजन तुम्हें पता होने ही होने चाहिए। अगर ये कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हो, तुम्हारा बेकार है ये ग्राफ बनाना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुई? डाउनवर्ड राइट। प्राइस क्या हुआ? फॉल हो गया पी से पी डैश। क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से क्यू डैश। बिकॉज पेपर में क्वेश्चन एकदम अलग तरह से केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाएगा, इसलिए तुम्हें बेसिक्स का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सबने किनारे हट जा रहा हूं, सब लोग ने बना लिया है ग्राफ मेरे साथ साथ? चलो बच्चे, पार्टी बढ़ते हैं हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस क्या बोल रहा है? डिमांड इज कांस्टेंट, अभी भी डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई डिक्रीज कर रही है। अब तुम सभी लोग को पता है बेटा कि अगर सप्लाई डिक्रीज करेगी तो वो लेफ्ट साइड पर डिक्रीज करेगी, है कि नहीं? चले बनाया जाए। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। दिस इज अ डिमांड कर्व, दिस इज अ सप्लाई कर्व। यहां पर आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अभी बोल रहा है सप्लाई डिक्रीज कर रही है। सप्लाई डिक्रीज किधर करेगी? लेफ्ट साइड पर बेटा जी। ये एस डैश हो गया, नया इक्विलिब्रियम ई डैश बन गया, प्राइस राइज हो गया और क्वांटिटी फॉल हो जाएगी। अब यहां पर कंक्लूजन क्या लिखोगे तुम? प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, फिर क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, और लास्ट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड लेफ्ट। किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? लेफ्ट। तुम्हें कई बार इस सिचुएशन के ऊपर केस स्टडी बनाएंगे, तुम्हें आइडेंटिफाई कर कर तुम्हें फिर ग्राफ बनाना होगा और एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए बेटा जी ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बेसिक्स आपके मजबूत हो जाने वाले हैं। अगला केस क्या कह रहा है? अगला केस कह रहा है सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। अभी तक तो डिमांड कांस्टेंट था, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हुआ। अभी बोल रहा है सप्लाई इज कांस्टेंट। चलो भाई बना देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। ठीक है ना? यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी है। दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अभी क्या बोल रहा है? सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज, और डिमांड किस साइड इंक्रीज करेगी? राइट साइड इंक्रीज करेगी। ये डिमांड बना दिया भाई, नया इक्विलिब्रियम ये आ गया,
प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब आराम से कंक्लूजन लिख सकते हो। पहला कंक्लूजन क्या लिखोगे बेटा कि प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। दूसरा, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी भी बढ़ गया क्यू से क्यू डैश और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया अपवर्ड टुवर्ड्स राइट। तो क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। इक्विलिब्रियम अपवर्ड राइट शिफ्ट हो गया है। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस। सप्लाई कांस्टेंट है, चलो भाई करते हैं। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड डिक्रीज हो गई। अभी तुम लोग कर लोगे, कंक्लूजन लिख लोगे ना भाई, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा ना। अब तो ग्राफ बनाना थोड़ा थोड़ा इजी हो रहा है कि नहीं? चलें अब देखो क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। डिमांड डिक्रीज कर रहा है और डिमांड किधर डिक्रीज करेगा? लेफ्ट साइड पर। डिमांड लेफ्ट साइड पर डिक्रीज होगा। लो भाई डिक्रीज कर दिया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ई डैश पी डैश और क्वांटिटी भी फॉल। अभी कंक्लूजन तुम्हें लिखना है। क्या लिखोगे कंक्लूजन? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश और इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? तो ये तो जो आपने पढ़े बेटा वो इंडिविजुअल केस थे, मतलब कभी डिमांड चेंज हो रही थी, कभी सप्लाई चेंज हो रही थी। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है साइमल्टेनियस चेंज। साइमल्टेनियस चेंज का मतलब क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों ऑल्टर करेंगे। यहां से केस नंबर 6, 7, 8 बहुत खास हो जाते हैं। अब देखो बेटा जी क्या है यहां पर। केस नंबर 6 बोल रहा है डिमांड इंक्रीजेस इज इक्वल टू सप्लाई इंक्रीज। मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब जिस क्वांटिटी से डिमांड बढ़ रहा है उसी क्वांटिटी से सप्लाई भी बढ़ रही है, सेम रेशियो है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ठीक है ना? बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे आप। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी, ठीक है ना बेटा? ये डिमांड है हमारी और ये सप्लाई है बेटा जी। ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई ग्राफ बनाने में अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये है हमारा डिमांड। अब देखो जितना डिमांड बढ़ रहा है उतनी सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। आप स्केल से नाप के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आदत हो चुकी है बनाने की। अब देखो ये वन ऑफ अ काइंड केस है। यहां पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड प्राइस में देयर इज नो चेंज वेयर एज क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। तो यहां पर कंक्लूजन क्या लिखोगे? नो चेंज इन प्राइस, है कि नहीं? दूसरा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, ना नीचे ना ऊपर। क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी बढ़ गई है, क्यू से क्यू डैश पर चली गई है। समझ में आया? जितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है उतना ही सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुमको मैं एक छोटा सा यहीं पर होमवर्क दूं तो चल जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई बोल बनाने को बोलूं तो बना लोगे ना भाई? बनाकर मुझे उसका कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अब क्या पॉइंट बोल रहा है? बोला इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब मेरा डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है और मेरी सप्लाई थोड़े से बढ़ रही है। ठीक है यार, आओ चलो ग्राफ बनाते हैं भाई। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी। जितने बच्चे ग्राफ से घबराते हो ना, तुम्हारे लिए चैप्टर रिस्की होने वाला है, इसलिए प्यार कर लो इस चैप्टर से, ठीक है ना? छोड़ के नहीं जाना है। चल भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, चलो डिमांड ज्यादा बढ़ा दी। सप्लाई थोड़े से बढ़ रही है, चलो भाई सप्लाई थोड़े से बढ़ा दी। अभी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ अपवर्ड राइट, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब इसका कंक्लूजन लिख सकते हो, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड टुवर्ड्स द राइट। समझ में आई बात? अब ऐसा भी तो केस बन सकता है जिसमें डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज कर रही हो और सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर रही हो, जो कि केस नंबर 8 है। चलो भाई बनाया जाए केस नंबर 8।
ला 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 ला। अब तो तुमको ये ग्राफ बनाना बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। ठीक है, बराबर। अभी क्या बोल रहा है, डिमांड थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है भाई, डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सप्लाई को ज्यादा बढ़ा दिया। लो भाई, बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, प्राइस फॉल हो गई और क्वांटिटी बढ़ गई। तो अभी कंक्लूजन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। सबको समझ में आया? चलो बच्चे, पारी बढ़ा जाए अब आगे। केस नंबर 8, केस नंबर 9 और केस नंबर 10 ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब केस नंबर 8, केस नंबर 9, केस नंबर 10 क्या है? ये सिंपल है, जैसे मैंने इंक्रीज बताया, ये डिक्रीज है। तो डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। दिस इज केस नंबर 8। केस नंबर 9 है डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, एंड केस नंबर 10 है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब तुम्हें ये 3 ग्राफ बनाने हैं। मैंने इसके इंक्रीज वाले वर्जन आपको बता दिए, तो कोई टेंशन, कोई लोड होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ बनाने के बाद तुम इसके इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। चले भाई, आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर। स्पेशल केसेस आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। अब ये बोला डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है ना? कहां सीखा था? इलास्टिसिटी के चैप्टर पे। यहां पर प्राइस है, यहां पर है क्वांटिटी। परफेक्टली इलास्टिक चाहे डिमांड और सप्लाई, वो ऐसा ही बनेगा ना भाई। और ये हमारी डिमांड है एंड दिस इज अवर सप्लाई, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये क्वांटिटी। अभी क्या बोल रहा है? सप्लाई इंक्रीजेस। लिखा है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो किस साइड इंक्रीज करेगी? एस डैश, एस डैश। नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा ई डैश और नई क्वांटिटी हो जाएगी क्यू डैश। दिस इज केस नंबर 11। इसी के साथ अगर मैं केस नंबर 12 ड्रॉ कर दूं जिसमें सप्लाई डिक्रीज हो रही हो, तो सप्लाई किस तरफ डिक्रीज होगी? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। सप्लाई डिक्रीज होगी लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये एस डबल डैश, एस डबल डैश और ये ई डबल डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो केस नंबर 11 एंड 12 दोनों तुम्हें समझ में आ रहे हैं? तुम आराम से इसका कंक्लूजन लिख सकते हो ना बच्चा पार्टी। अब आगे बात करते हैं। देखो, ये वाला केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई डिक्रीजेस, जो कि यहां पर मैंने सॉल्व किया है। अब ऐसा ही केस तो सप्लाई के साथ भी हो सकता है। अब बोला जाए कि सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, कोई बात नहीं, चलो ड्रॉ करके दिखाते हैं यार तुम्हें। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। अब बोला है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ये लो सप्लाई हो गया, एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। ये बेटा जी इक्विलिब्रियम हो गया और ये क्वांटिटी। अब बोला क्या जा रहा है? सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड इंक्रीज कर रही है। डिमांड किस साइड इंक्रीज करेगी? राइट साइड पर। डिमांड आपकी राइट साइड इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम ई डैश हो गया, क्वांटिटी क्यू डैश हो गई। और इसी का केस नंबर 14 क्या हो जाएगा? डिमांड डिक्रीज करेगी यार। डिमांड डिक्रीज किस साइड करेगी? लेफ्ट साइड पर, है कि नहीं? और इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा। तो आपको इसका कंक्लूजन लिखना है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कंक्लूजन लिखना कैसे है ये मैंने आपको सिखा दिया। केस नंबर 13 और 14 मैंने सॉल्व कर दिए। अब केस नंबर 15, 16, 17, 18 देखिएगा, बड़े सिंपल से। अब अभी तो आपने परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा, अभी बोला डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का भी ग्राफ तो आपको आता है बनाना। क्या बनेगा ग्राफ? आओ देखें। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी। कोई भी चीज परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे होगी? ये होगी, ये डिमांड कर्व। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज इक्विलिब्रियम एंड प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। अब बोल रहा है सप्लाई इंक्रीज, और केस नंबर 16 में बोलेगा सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई इंक्रीज करेगी किस साइड पर? राइट साइड पर। ये देखो इंक्रीज कर गई, इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में बोला जाए कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो डाउनवर्ड शिफ्ट, सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा ना यार।
ये ई डबल डैश हो जाएगा, ये पी डबल डैश हो जाएगा। कोई लोड तो नहीं है इस बात में, समझ में आ रहा है। केस नंबर 15 16 अभी 17 18 में निपटा दे इसको फटाफट से। चलो भाई सॉल्व करते हैं, चले ना, सॉल्व करें ना बच्चों पार्टी। हाँ जी, चलो एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी। अब बोला है सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक, सप्लाई को परफेक्टली इनलास्टिक बना देते हैं। लो भाई सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक है, दिस इज योर डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी बोला डिमांड इंक्रीज करेगा तो डिमांड राइट साइड इंक्रीज हो जाएगी, इससे होगा क्या, इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और फिर बोला है डिमांड डिक्रीज कर रही है, डिमांड डाउनवर्ड डिक्रीज करेगी, लेफ्ट साइड पर डिक्रीज करेगी, पी डबल डैश हो जाएगा और ये ई डबल डैश। समझ में आया? दिस इज केस नंबर 17 एंड केस नंबर 18। सब बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से? चले बढ़े अब बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल के नाम से जानते हैं। एक बात पत्थर की लकीर मान लो, वो क्या है, यहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% आएगा, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्राइस कंट्रोल में भी हमको दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक होता है बेटा जी प्राइस सीलिंग, जिसको हम लोग मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। इस बात को जानने से पहले इसका ग्राफ जानना जरूर है। आओ मेरे साथ तुम सभी लोग ग्राफ बनाओ, बिकॉज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में हम लोग सारी बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को करो पॉज और मेरे साथ बनाओ इसका ग्राफ, ठीक है ना बच्चे पार्टी? चलो फटाफट से मार्क करो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, जल्दी से मार्क करो। चलो भाई फटाफट से बनाते हैं। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी। चलो दिस इज योर डिमांड, दिस इज सप्लाई, ये है हमारा इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस एंड ये है क्वांटिटी। ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्सेस डिमांड। जरा सब लोग मेरे साथ साथ इतना ग्राफ बनाओ, बनाओ, मैं साइड हट जा रहा हूं, आराम से देखते चलो बच्चे पार्टी, ठीक है ना? अब इसका नाम रख देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट्स से जी, इस पॉइंट को बोल देते हैं एच, ये हो गया P1। सिमिलरली इसका नाम रख दिया के एल और इसका नाम रख दिया P2। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? आराम से बनाया आप लोगों ने ग्राफ। अब बेटा प्राइस सीलिंग होता क्या है? पहली बात तो यह है कि प्राइस सीलिंग लगाएगा कौन? प्राइस सीलिंग लगाती है हमारी भारत की सरकार। किस तरह की कमोडिटीज के ऊपर लगाती है? ये हमेशा नेसेसरी कमोडिटीज के ऊपर लगाया जाता है। सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, या जिंदगी जीने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है उनके ऊपर लगाया जाता है। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? इससे ज्यादा कंज्यूमर से प्राइस ना चार्ज किया जा सके। ये मैक्सिमम प्राइस है जो कोई भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर से चार्ज करेगा। तो ये प्राइस जो होता है बेटा जी, इक्विलिब्रियम के नीचे वाला प्राइस तय किया जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला प्राइस है, इसको हम लोग प्राइस सीलिंग कहते हैं। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या हो गया? इट इज अ मैक्सिमम प्राइस विच अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फॉर इट्स कमोडिटी। उसको यहां भी लिखा है, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस विच सप्लायर्स कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे ही प्राइस सीलिंग आएगा तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? इस प्रॉब्लम को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। अगर हम जरा इस पॉइंट को मार्क करें, इसको Q1 बोल दें, इसको Q2 बोल दें, और मैं आपको यहां पर कुछ लिखकर दिखाने जा रहा हूं। अब मेरी बात समझना कि अगर मैं इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी तुम्हें समझाऊं कि क्या है इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, समझा जाए भाई। इक्विलिब्रियम क्या है? एट ओपी, आप बात समझना, एट ओपी इसकी बात कर रहे हैं। ओपी पे क्या है? क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। इसको क्या बोलते हैं?
इक्विलिब्रियम है यहां पर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? इस ओपी पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है, इसलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अगला सिचुएशन देखो, एट OP2, मतलब इस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। यहां पर क्या है? यहां पर क्वांटिटी डिमांड कितनी है? डिमांड की लाइन मेरी है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है? OQ2। डिमांड क्या है? ये डिमांड वाली लाइन है, कितना है? OQ2। OQ2। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? ये सप्लाई वाली लाइन है, सप्लाई कितनी है? OQ1। OQ1। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा एक्सेस डिमांड है वो कितना है? एक्सेस डिमांड जो है वो क्या है? एक्सेस डिमांड कैसे आपने निकाला? इस डिमांड से, OQ2 से OQ1 को माइनस कर दिया तो Q1 Q2 आ गया। कैसे निकाला? OQ2 माइनस OQ1 इज इक्वल्स टू Q1 Q2। ये तुम्हारा एक्सेस डिमांड है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है KL से भी। क्या तुम्हें इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि अगर हम OP2 प्राइस पर देखें तो डिमांड कितनी है? OQ2। सप्लाई कितनी है? OQ1। तो इस डिमांड से ये सप्लाई निकाल दे तो बीच का जो पोर्शन आएगा उसे एक्सेस डिमांड कहेंगे, या उसको Q1 Q2 बोल सकते हैं, या उसको आप K और L बोल सकते हैं। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, या इसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम भी अराइज होती है? जो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी है वही मैंने आपको लिखकर दिखाया है। अगर यहां पर क्या लिखा है? इफ प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब अगर प्राइस सीलिंग को इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेलेक्ट कर दे तो क्या होगा? आओ जरा देखते हैं। At OP1 it will have no effect on price and quantity. At this point there will be excess supply. इस पॉइंट पर क्या होगा? एक्सेस सप्लाई होगी, मार्केट में माल बिकेगा नहीं। प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। If the government fixes price at OP2 it will result in excess demand और shortage of the commodity, ये भी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जब नीचे वाली प्राइस आएगी तो वहां पर एक्सेस डिमांड आएगा। एक्सेस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टेज, सामान कम पड़ जाएगा। At OP2 price quantity demand is OQ2 while quantity supply is OQ1, ये हम लोग लिख चुके हैं और शॉर्टेज का कैलकुलेशन भी बता चुके हैं Q1 Q2 कहां से आया है। अब मेरी अगली बात समझना, एलोकेशन क्या होगा? ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सप्लाई कम होगी मार्केट में, डिमांड ज्यादा होगी, तो वहां पर सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर सामान देगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। जो पहले आओ पहले पाओ, दुकान पर जो पहले पहुंचेगा उसको सामान मिल जाएगा, जो बाद में पहुंचेगा उसको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट है एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस, क्योंकि सामान कम है, सेलर अपने हिसाब से अपने जानने वालों को सामान देगा, बाकी लोगों को सामान नहीं देगा। या वो रैशनिंग करने लगेगा। रैशनिंग का मतलब क्या है? एक कोटा फिक्स कर देगा कि इससे ज्यादा पर फैमिली हम सामान नहीं ऑफर कर सकते। तो तीन तरीका है आपको एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई करने का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर दे दो, सेलर के प्रेफरेंस के हिसाब से दे दो, या रैशनिंग करके दे दो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहां से एक और प्रॉब्लम देखी जाती है रियल लाइफ में। क्या होती है प्रॉब्लम? इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सरकार ने तो पैसे कम कर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग सामान को आर्टिफिशियली होल्ड करके उसका प्राइस बढ़ाने लग जाएंगे ताकि उस सामान को ज्यादा महंगे पर बेचकर पैसा बनाया जा सके। यह बात तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। अब तुमने प्राइस सीलिंग सीख लिया है। अब अगला तो तुम टॉपिक सीखने आ रहे हो, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इज मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फ्लोर प्राइस। इसका ग्राफ देखते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यह भी गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर लगाती है। काफी खूबसूरत टॉपिक है। या तो प्राइस सीलिंग पेपर में रखा हुआ है या प्राइस फ्लोर रखा हुआ है, इसलिए ढंग से पढ़ना। आओ मेरे साथ फटाफट से इसका ग्राफ बनाते हैं। चले जल्दी से बनाओ बच्चा। पार्टी एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हमने अभी मार्क किया था ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई, है ना?
इसको मार्क भी किया था GH और ये पॉइंट था P1। सिमिलरली इसको मार्क किया था हम लोगों ने K और L से, ये था एक्सेस डिमांड, ठीक है ना बेटा जी, और ये पॉइंट था P2। अब जो आपका प्राइस फ्लोर लगाया जाता है या मिनिमम प्राइस सरकार तय करती है, ये इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला प्राइस तय करती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर प्राइस फ्लोर ऊपर क्यों किया जाता है, इस प्राइस पर तो कोई माल खरीदना चाहेगा ही नहीं। बेटा सरकार किसानों के हित में ये फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, ताकि किसान को अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सही पैसा मार्केट में मिल सके, ठीक है ना। चलो मार्क कर ले, यहां की जो डिमांड है वो Q1 हो गया और सप्लाई हो गया Q2, ठीक है ना बच्चा पार्टी। आओ जरा इसको समझ के देखें। मिनिमम प्राइस एट विच सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइस फ्लोर। अब यहां पर भी समझते हैं इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। चले समझे बेटा जी। सबसे पहले ये देखो ओपी पर क्या है, एट ओपी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब ये सिचुएशन तो इक्विलिब्रियम की है। हमको कहां तय करना है, एट OP1। हम कहां पर डिसाइड कर रहे हैं, OP1। अब OP1 में क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, ये डिमांड वाला कर्व है, डिमांड है OQ1, OQ1। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, ये सप्लाई है, मतलब OQ2 क्या होने वाली है, सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई कैसे निकालोगे, एक्सेस सप्लाई कैसे निकालोगे, OQ2 इसमें से ये माइनस कर दें, माइनस OQ1 इज इक्वल्स टू Q1 Q2, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, GNH से। तो ये हमारी एक्सेस सप्लाई हो गई, मतलब मार्केट में माल ज्यादा बच रहा है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। इस केस में सरकार करेगी क्या, आओ समझते हैं। इस केस में सरकार जब किसानों का माल मार्केट में नहीं बिकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस फ्लोर प्राइस पर बाय करती है। किस लिए, टू मेंटेन द बफर स्टॉक, मतलब राष्ट्रीय खजाने में अनाज को सेव किया जा सके और बाद में यही अनाज गरीबों के बीच में PDS सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराया जा सके। आओ देखते हैं। The fixing of minimum price causes a surplus of commodity. Some producers may find it difficult to dispose of their products at legally fixed price. In order to maintain the minimum price, government generally purchases the surplus stock of product which remains unsold to maintain buffer stock. तो ये एक्सप्लेनेशन और ये ग्राफ आपको बनाकर आने की बहुत बहुत जरूरत है अगर आपको इसमें फुल मार्क्स चाहिए। अब बेटा ये पर्टिकुलर चैप्टर तो होता है यहां पर खत्म। कब होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस और कितना सिलेबस आने वाला है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में, जरूर हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। और कैसा लग रहा है आपको ये वन शॉट की सीरीज, इसके बारे में भी जरूर बताएं। और अगर हाँ आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है विद स्टडी मटेरियल विद स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, तो आप हमारे साथ स्पार्टन्स या फतेह के अंदर एनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी या हेल्पलाइन पर दिए हुए नंबर पर आप तुरंत फोन मिला सकते हैं। विश यू लक।